नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कल संसद में जो वक्फ बिल पेश होने वाला है उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन मुद्दों से अभी तक लोग अनजान थे। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानियां बंद हो जाएंगी और सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन करके पिछले 5 साल में मुसलमान बने हैं, वो लोग अब अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में दान नहीं दे पाएंगे। ये बिल मोदी सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद आप सबसे एक सवाल, आप आखिरी बार चैन और सुकून की नींद कब सोए थे? एक नई रिपोर्ट ये बताती है कि आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल फोन। जो लोग सोने से पहले मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, उनकी रातों की नींद 24 मिनट कम हो जाती है। और आखिर में आपको फ्लाइंग टैक्सी के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत अब चीन में हो चुकी है। चीन ने अपनी 2 कंपनियों को फ्लाइंग टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल का लाइसेंस दे दिया है। लेकिन सबसे पहले आज आपको यह दिखाएंगे कि क्या अब वक्फ का वक्त समाप्त होने वाला है। ईद के त्योहार के ठीक बाद केंद्र सरकार कल दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधित बिल को पेश करेगी और इस पर कुल 8 घंटे तक बहस चलेगी और इसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ है, जिसे विपक्षी नेता बीच में ही छोड़कर चले गए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि इस बिल पर लोकसभा में 8 नहीं बल्कि 12 घंटे तक बहस होनी चाहिए और सभी सदस्यों को अपनी राय देने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया। कमेटी का कहना था कि कुछ सदस्य बहस के लिए 4 से 5 घंटे देने की मांग कर रहे हैं और इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहस के लिए 8 घंटे का समय देना बिल्कुल सही रहेगा। और इस फैसले के बाद बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप का मतलब यह होता है कि इन पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को कल वोटिंग के दौरान लोकसभा में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं और जो सांसद ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ उनकी पार्टियां एक्शन ले सकती हैं। यानी कल सबके लिए संसद में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। अब यह बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बिल का समर्थन करने का फैसला कर लिया है और अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। और कल इस बिल पर बहस के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू रात 8:30 बजे अपना जवाब देंगे और इसी जवाब के बाद इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा में कुल मिलाकर 542 सदस्य हैं और इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 272 सदस्यों की आवश्यकता होगी और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार को इस बिल पर 293 सांसदों का समर्थन अभी तक मिल चुका है। यानी अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं कल भी, तो ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास कुल मिलाकर 293 सांसदों का समर्थन है और विपक्ष के पास लोकसभा में 232 सांसदों का समर्थन है और 17 अन्य सांसद ऐसे हैं जिनकी राय अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अगर बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी के सांसदों का समर्थन नहीं मिला तो ये बिल गिर भी सकता है, क्योंकि जेडीयू के पास 12 और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और इन्हें अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी के पास 265 सांसद बचते हैं, जबकि बिल को पास कराने के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता है। और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए विपक्षी दलों ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इस बिल के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बीजेपी के सहयोगी दलों से इस बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की है। जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद इस बिल का राज्यसभा में पास होना मुश्किल है, उन लोगों को आज ये आंकड़े भी जरूर देखने चाहिए। राज्यसभा में इस समय कुल 236 सांसद हैं। अगर सरकार को इस बिल को पास कराना है
तो उसे 119 सांसदों की आवश्यकता होगी, जबकि सरकार के पास इस समय 121 सांसद हैं, जिनमें से 98 सांसद अकेले बीजेपी के हैं। विपक्षी दलों के पास राज्यसभा में 85 सांसद हैं, जिनमें से कांग्रेस के सिर्फ 27 सांसद हैं और 30 सांसद ऐसे हैं जो दोनों में से किसी भी गठबंधन से नहीं है। और इन राज्यसभा सांसदों और इनकी पार्टियों ने अपनी राय अभी तक इस बिल पर स्पष्ट नहीं की है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर कल ये बिल लोकसभा में पास होता है तो 3 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां भी 8 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग कराई जाएगी। और अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा और अगले 1 हफ्ते से 4 हफ्तों के बीच ये बिल देश में वक्फ की संपत्तियों के लिए लागू हो जाएगा। यानी ये बिल इसके बाद कानून बन जाएगा और अगर ये कानून बन गया तो देश के तमाम मुसलमान भी ये कहने लगेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सब समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं और एक पॉइंट एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहाँ पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि जेडीयू शायद नहीं देती या चंद्रबाबू नायडू नहीं साथ देंगे, लेकिन हम ये बेहतर के लिए बिल ला रहे हैं। कल जो बिल आएगा आप देखेंगे कि ये अगर राजनीति इनको नहीं करनी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो ये बिल इससे बेहतर गरीब या पसमानदा मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है और इसका उनको समर्थन करना है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध सबका है ना, सभी एक साथ है। केवल कुछ लोग जो वक्फ के नाम पर राजनीति करते हैं, जो मुसलमान बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनका जो है अथॉरिटी खत्म हो रहा है। इस कारण से वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। किन गरीबों को आपने कितना स्टाइपेंड दिया, किन गरीबों के बच्चियों की शादी की, किन गरीब के बच्चों को आपने पढ़ाई लिखाई किया, वक्फ का जो टोटल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करिए ना। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत क्या है इस चिश्ती की? कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे। कोई दलाल हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। एक भी व्यक्ति ले आइए और वक्फ बोर्ड बता दे कि इस व्यक्ति को मैंने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया वक्फ के कल्याण से, वक्फ के पैसे के कल्याण से, या किसी मुस्लिम बहन की शादी कराई हो, या किसी भी परिवार को दवा इलाज कराई हो। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। बड़ी बड़ी दरगाहें, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिनके नीचे 50-50 दुकानें हैं, जिनमें 50-50 लाख रुपए की पगड़ी लेकर अपनी जेब में रखने का काम करते हैं। तो ये वेलफेयर कर रहे हैं। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजूर जो है मुखालफत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मुद्दा बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, और वो ये है कि ये नया भारत है। क्या नए भारत में अब राजनीति बदलेगी? क्या नए भारत में कुछ खास शब्दों की परिभाषाएं भी बदल जाएगी? जैसे इस समय एनडीए में कुछ पार्टियां ऐसी हैं, नाम उनके जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, और कुछ और भी पार्टियां ऐसी हैं जो अभी तक अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती आई हैं। मतलब कि ये धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, और इन पार्टियों का झुकाव अभी तक मुस्लिम वोटर्स की तरफ ज्यादा रहा है। ये हमेशा मुसलमानों की आलोचना करने से बचते रहे हैं, और ये पार्टियां जानती हैं कि इन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, और इसीलिए अभी तक इन्होंने मुसलमानों को हमेशा खुश करके रखा है। लेकिन अब ये बीजेपी के साथ आ गए हैं, और बीजेपी के साथ आने में डर ये है कि अगर कोई पार्टी बीजेपी के साथ आती है तो कहा जाता है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो ये जो सारी पार्टियां हैं, इन पर विपक्षी पार्टियों की नजर है कि ये सेकुलर पार्टियां हैं। अगर इन्होंने वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल पर सरकार का साथ दे दिया तो फिर मुसलमान इनसे भी नाराज हो जाएंगे, और इसके बाद ये सेकुलर पार्टी नहीं रहेंगी, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टियां नहीं रहेंगी। लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि कल जो कुछ होने वाला है, और अगले हफ्ते जो राज्यसभा में जो कुछ होने वाला है, देश की संसद में अब आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हमारे देश में, हमारे देश की राजनीति में। क्योंकि इससे यह साबित होगा कि नए भारत में अब सेक्युलर शब्द की परिभाषा बदल रही है। धर्मनिरपेक्ष होने का असली मतलब क्या है, उसकी परिभाषा बदल रही है। जो पहले हमें बताया गया था वो शायद सही परिभाषा नहीं थी, अगर ये बिल पास हो गया तो। और यही नया भारत है। बड़ा सवाल यह होगा कि क्या वाकई देश का आम मुसलमान वक्फ बोर्ड से इतना प्यार करता है कि वो वक्फ बोर्ड के इस पूरे कानून में जरा भी बदलाव नहीं बर्दाश्त करेगा? क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है देश के आम मुसलमानों के लिए कि वो वक्फ बोर्ड से इतना ज्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड के कुछ कानून में बदलाव आ गया तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा? क्या ये वाकई ऐसा है, या फिर कुछ नेता और कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों की राजनीति करनी है, उन्हें अपनी दुकानें चलानी है? इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि ये जो तमाम नेता आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या ये वाकई मुसलमानों के असली नेता हैं? क्या देश के सारे 20 करोड़ मुसलमान इन नेताओं को अपना असली नेता और अपना असली प्रतिनिधि मानते भी हैं या नहीं? ये सारी बातें आपको इस बार संसद में जो कुछ होगा इस बिल से स्पष्ट हो जाएंगी। इससे पहले अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि इस बिल में, इस मामले पर पहले भी संशोधन हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं इस कानून में। इससे पहले वर्ष 1995 में और फिर वर्ष 2013 में वक्फ बिल में बदलाव किए गए थे, और दोनों समय देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ही सरकारें थी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो पहले बदलाव किए गए हैं वो कांग्रेस के समय ही किए गए हैं, कांग्रेस की सरकार ने ही उन बदलावों को किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों संशोधित बिल सर्वसम्मति से पास हुए थे। तो जब ये दोनों बदलाव किए गए 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों द्वारा, तब इन बदलावों को सर्वसम्मति से पास किया गया था, और किसी भी पार्टी ने वोटिंग के दौरान इसका विरोध नहीं किया था, और विरोध ना करने वाली पार्टियों में बीजेपी भी शामिल थी। आज वही बीजेपी इस बिल में बदलाव करना चाहती है, लेकिन जब पहले इस बिल में बदलाव किए गए थे तब बीजेपी ने विरोध नहीं किया था, और आज बीजेपी उन्हीं बदलावों को अब हटाना चाहती है। वर्ष 1995 में बीजेपी के पास संसद में 120 सांसद थे, और वर्ष 2013 में बीजेपी के 116 सांसद थे। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने वक्फ कानूनों का समर्थन किया था,
और इसके पक्ष में वोटिंग की थी। लेकिन अब वही बीजेपी उसी कानून को बदलना चाहती है और इस पर कल एक नया बिल पेश कर रही है। अगर यह बिल पास होता है तो वक्फ कानून में 10 बड़े बदलाव आएंगे। आजकल चारों तरफ वक्फ कानून की चर्चा है, चारों तरफ इसका शोर है और हम आप सबको, दर्शकों को यह बताना चाहेंगे, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान या किसी और धर्म को मानने वाले हैं, पर आपको पता तो होना चाहिए कि यह शोर हो क्यों रहा है और इसके सही मुद्दे क्या हैं। तो 10 बड़े बदलाव हैं। क्या बदलाव हैं जरा देखिएगा और फिर यह भी सोचिएगा कि इन बदलावों से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को हाल ही में अपनाया है और जिन्हें मुसलमान बने 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो नए मुसलमान वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति अब दान में नहीं दे पाएंगे और इससे धर्म परिवर्तन कराकर वक्फ को अपनी संपत्ति दान देने के मामलों पर रोक लग जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति है और उसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है तो इसमें क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराकर उसे पहले मुसलमान बना दिया जाएगा और मुसलमान बनते ही वो अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता है। और ऐसा बहुत जगह हो भी रहा होगा। हो सकता है कुछ जगह मर्जी से होता होगा, कुछ जगह बिना मर्जी के भी होता होगा या संपत्ति ले ली जाती होगी। अब यह नहीं हो पाएगा कि किसी का धर्म परिवर्तन करवाया, उसे मुसलमान बनाया और उसकी संपत्ति ले ली। अब इस पर रोक लग जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा और वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अब अपना दावा नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी अब वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए दान में दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस आमदनी में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। अब आप बताइए, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? ये तो महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा, उनका हक मिलेगा। चौथी बात, वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस समय अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अब सोचिए, इसमें भी किसी को क्या समस्या हो सकती है? वक्फ बोर्ड ने कोई जमीन ली है, दी है, कुछ भी किया है, उस जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर होना चाहिए ताकि देश के सभी लोग उसे देख सके। ये तो पारदर्शिता है, इसमें तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन बड़ा बदलाव इसमें यह है कि अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों के बारे में कोई भी जानकारी अब किसी से छिपा नहीं पाएगा। बात तो वही है कि इस पर्दे को हटाना है। जमीनों पर, संपत्तियों पर जो पर्दा डाल दिया जाता है चुपचाप कि किसी को पता ही ना चले कि यह जमीन कहां से आई और कहां चली गई, अब उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसे की आमदनी हुई और उस संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी, सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर अब उपलब्ध करानी होंगी और इससे वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्ड को होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि यह नुकसान जानबूझकर किया जा रहा हो ताकि लोगों को यह ना पता चले कि वक्फ बोर्ड असल में पैसा तो इतना कमा रहा है लेकिन बताता नहीं। उदाहरण के लिए, मार्च 2019 में, यह बात हमने आपको कल भी बताई थी, आज भी ध्यान से सुनिएगा। मार्च 2019 में वक्फ को अपनी 8,72,000 संपत्तियों से सालाना 151 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी 2019 में। लेकिन 5 साल बाद मार्च 2024 में यह आमदनी घटकर सिर्फ 1,30,00,000 रुपए रह गई और वक्फ आज तक यह नहीं बता पाया कि ऐसा कैसे संभव है कि उसे अपनी एक संपत्ति से हर महीने सिर्फ 1 रुपए की ही आमदनी हो रही है। औसतन अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो यह आमदनी कम कैसे हो सकती है? इसको तो बढ़ना चाहिए था। पांचवां बड़ा बदलाव यह है कि जिन सरकारी संपत्तियों पर वक्फ अपना अधिकार जताता है, बताता है,
उन संपत्तियों को पहले दिन से ही अब वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके बाद भी अगर यह दावा किया जाता है कि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एक नामित अधिकारी से पहले इसकी जांच करवाएगी और ये कलेक्टर रैंक के ऊपर का अधिकारी होगा। अगर इस रिपोर्ट में वक्फ का दावा गलत साबित होता है तो सरकारी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और यह सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यह नियम उन सरकारी संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर पहले से ही वक्फ का दावा या फिर वक्फ का कब्जा है। कोई अन्य संपत्ति या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए भी राज्य सरकार को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे इस नए बिल में। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के अब किसी भी जमीन को अपनी जमीन बताकर उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए वक्फ बोर्ड किसी गांव की जमीन को अपना बताता है तो ऐसे मामलों में वक्फ के दावों की पहले जांच की जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाया तो उसका दावा खारिज हो जाएगा। मौजूदा कानून में वक्फ बोर्ड के दावे को बिना जांच के ही सही मान लिया जाता है और जिस व्यक्ति की जमीन पर दावा होता है, जिस गांव की जमीन पर दावा होता है, उस व्यक्ति को ही वक्फ की अपनी अदालत में जाकर इसे अपनी संपत्ति साबित करना होता है। यानी ये उस पर है पूरा मामला कि वो साबित करे कि ये जमीन उसकी है। छठी बात, केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी अब जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस परिषद में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अब अनिवार्य और आवश्यक नहीं होगा। यानी इस बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है, इस बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी लाया जा रहा है, इसमें महिलाओं को भी लाया जा रहा है। तो जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं, उन्हें इसमें क्या परेशानी हो सकती है? अब तो केंद्रीय वक्फ परिषद को और ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। सरकार का यह कहना है कि इससे वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी अब उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। अब बताइए, इसमें देश के मुसलमानों को भी क्या आपत्ति हो सकती है? अगर गरीब और पिछड़े मुसलमानों को यहाँ जगह दी जा रही है, मुसलमानों को जगह, गरीब महिलाओं को जगह दी जा रही है, तो किसी को क्या समस्या है? राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखे जाएंगे और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इसमें रखना अनिवार्य होगा। यानी इन बोर्ड्स को अब खोल दिया गया है और इनमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना चाहिए। और ये वो समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना तो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही ये लोग हज की यात्रा पर जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मुसलमानों में भी अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जातियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जितने भी अलग अलग वर्ग हैं मुसलमानों में, सबको इस बोर्ड में जगह दी जाएगी, चाहे उनकी संख्या कैसी भी हो। अब महिलाओं को भी इस बोर्ड में जगह दी जाएगी और गैर मुसलमान लोगों को भी इसमें जगह दी जाएगी। 7वां बदलाव, सरकार ने इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में अब जोड़ दिया है। 8वीं बात, लोगों के पास वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट्स, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार होगा, जो आज के मौजूदा कानून में नहीं है। तो यह कितनी अच्छी बात है कि अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुना दिया तो कोई भी व्यक्ति उस फैसले के खिलाफ देश की दूसरी अदालतों में जा सकता है। अभी के कानून में अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया तो आप इन अदालतों में नहीं जा सकते, उसे चैलेंज नहीं कर सकते। 9वां बदलाव, केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। तो अभी तक वक्फ बोर्ड क्या करता है, कहां से पैसा आया, कहां चला गया, इसका ऑडिट संभव नहीं था। अब यह ऑडिट सरकार करवा पाएंगी। और 10वां बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से अब इनकार नहीं कर सकता
और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता कि कोई ज़मीन आज से 200, 300 या फिर 500 वर्ष पहले किसी इस्लामिक काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो वो ज़मीन इस नाते अब उसकी हो गई है। ये मनमानी अब इस नए कानून के बाद समाप्त हो जाएगी। एक लाइन में अगर आप हमसे पूछें तो वो ये है कि अब नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड को अपने पैसे की पूरी जानकारी देश के लोगों को देनी पड़ेगी, देश के मुसलमानों को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगी और पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। और यही बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि अभी तक तो हम किसी को बताते ही नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अपनी मर्जी से बोर्ड में लोगों को रखते थे जो हमारे अपने लोग होते थे। चाहे जिस ज़मीन पर कब्जा कर लिया उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये सारी मनमानियाँ बंद हो जाएंगी और अब वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार का जो नियंत्रण है वो मजबूत हो जाएगा और यही परेशानी लोगों को हो रही है। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ ज़मीन थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई, फिर 2014 में बढ़कर 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। लगातार वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि पिछले 76 वर्षों में सेना की ज़मीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई है, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के पास जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए होता है, सैनिक कार्यों के लिए होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है उसके इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर आज भी हमारे देश में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। आज भी किसी को नहीं पता कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल कहाँ करता है, कैसे करता है, कितने ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार हैं, बच्चे हैं जिनकी मदद वक्फ बोर्ड ने की है, इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं और ना ही वक्फ बोर्ड किसी को बताता है। भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया था, बल्कि पहला कानून आज़ाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर 2013 में कांग्रेस पार्टी ने ही इस कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे वक्फ को कई सारे नए अधिकार मिल गए और वक्फ पर ज़मीनें हड़पने के आरोप इसके बाद लगने लगे। वर्ष 1995 और 2013 के बदलावों ने वक्फ बोर्ड का एक ऐसा ढांचा बना दिया जिसमें सरकार की भूमिका बहुत ही सीमित रहती है। अब वक्फ बोर्ड में सरकार की चलेगी नहीं इन दो बदलावों के बाद, और इस ढांचे में सबसे ऊपर केंद्रीय वक्फ परिषद होता है जिसमें अधिकतम 20 मेंबर होते हैं, लेकिन यह परिषद सीधे तौर पर वक्फ की संपत्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद ऐसा नहीं होगा और इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 ही रहेगी, लेकिन इन 20 लोगों में 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद के बाद राज्य वक्फ बोर्ड आते हैं जिनमें 7 से 11 सदस्य होते हैं, लेकिन अब इनमें भी 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह देनी पड़ेगी। और मौजूदा कानून में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के बाद वक्फ ट्राइब्यूनल आते हैं और ट्राइब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। लेकिन इस नए कानून के बनने के बाद सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में भी वक्फ के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस बिल को तैयार करते हुए देश के मुसलमानों से उनकी राय नहीं ली, वो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को दिल्ली में और फिर 24 जुलाई 2023 को लखनऊ में कई बैठकों का आयोजन किया, जिनमें मुस्लिम पक्ष के लोगों से वक्फ बिल में सुधार के लिए उनकी राय और सुझाव मांगे गए। इस मंत्रालय ने वर्ष 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और मुस्लिम देशों में वक्फ की व्यवस्था का पूरा अध्ययन करने के बाद इस पर यह बिल तैयार किया, जो 8 अगस्त 2024 को संसद में पेश हुआ। 9 अगस्त को यह बिल संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद थे, और ये सरकार और विपक्ष दोनों
ही पक्षों के सांसद थे। इस समिति ने कुल 36 बैठकें की और सभी बड़े मुस्लिम संगठनों के साथ इस पर विचार विमर्श किया और इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल था। इसके अलावा 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड से भी इस बिल पर चर्चा की गई और ऑनलाइन भी देश के मुसलमानों से इस बिल पर उनकी राय मांगी गई और इसी के बाद यह बिल संसद की संयुक्त समिति में बहुमत से पास हुआ और अब सरकार कल इसे संसद में पेश करने वाली है। इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इस बिल पर सबसे बात की है, सबकी राय ली गई है। हालांकि विपक्ष यह आरोप लगाता है कि सरकार ने बात तो की, लेकिन जो आपत्तियां उसके सामने रखी गईं, उन आपत्तियों को सरकार ने इस बिल में शामिल नहीं किया। नियत और नीति दोनों सही होने चाहिए और वक्फ बोर्ड के अंदर जो बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हुए हैं उसमें से कोई एक शख्स तो चुनना चाहिए इसके अंदर। इसमें कोई इंटरफेयर है ना गवर्नमेंट का नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं बैठना चाहिए और इसके अंदर ऐसा आदमी चुना जाए जो इंसाफ परस्त हो और ईमानदार हो। ये जो घमासान जो छड़ा हुआ है ना पूरे देश में वक्फ बोर्ड का, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तो इन्होंने पूरा क्लियर नहीं करा है। अगर ये क्लियर करके देते कि ये वक्फ बोर्ड इस तरीके से है तो इतना घमासान नहीं चलता। समझा नहीं पा रही है सरकार समझाने में असफल है। ये बिल गलत लेके आएगी सरकार, सिर्फ बांटने का काम कर रही है। बांटने का किसे? हाँ, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रही है। हिंदुओं का से कोई लेना देना नहीं है, तो वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का जब तो कह रहा है, कभी मुस्लिम करती है कभी हिंदू मुस्लिम यही तो चल रहा है देश के अंदर। और क्या चल रहा है? वक्त का भी बिल लेके आए, एनआरसी का लेके आए, सीए का लेके आए। बस सरकार को मजा आता है, ये लोग परेशान होते रहे, सरकार मजे से देखती है बैठ के। हमारी कौम पूरा समाज नहीं चाह रहा है कि ये बिल आए, फिर भी ये बिल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों नहीं चाहता है बिल आए? आप संशोधन है। हम मालपुआ नहीं खाना चाहते, हम चटनी रोटी खाना चाह रहे हैं। आप जबरदस्ती हमें मालपुआ खिलाना चाह रहे हो, ये कोई तरीका है? अगर हमें बताइए ना कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपने हिसाब से जो वो कर कोई वो हो जाएगा। आप पटल पे लाइए, उस पे लाइए। सबसे पहले सरकार को जो जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग हैं उनको बुला के उनको पहले बिल समझाना चाहिए था कि ये बिल ऐसा आ रहा है, ये उनके फेवर में या मशवरे लेना चाहिए था। तो ये भी अगर नहीं होता तो हो सकता है ये जितना विरोधाभास हो रहा है वो नहीं होता उसके अंदर। हुकूमत का मंशा जो है साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। तो हुकूमत जो है वो कहती अलग है, कुछ करती अलग है और उनका मकसद है मुसलमानों के मस्जिदों पे दरगाहों पे कब्जा करना है, मुसलमानों की वक्फ की ज़्यादातर पे जो है कब्जा करना है। चूँकि ये वक्फ जो है अल्लाह है, अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं, न उसको कोई बेच सकता है, न कोई ख़रीद सकता है, न उस पर कोई नाजायज़ कब्जा कर सकता है। कि कोई भी अगर वक्फ की ज़मीन या किसी भी धर्म की धार्मिक ज़मीन पर अगर कब्ज़ा किया हुआ है तो चाहे उसमें 50 साल गुजर जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा करके ट्रिब्यूनल में अपना केस जीत सकता है। लेकिन इस बिल में ये कहा गया कि जो 12 साल तक कब्ज़ा किए हुए रहेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो ये तो सीधी बात है कि जो लोग भी कब्ज़ा किए हुए हैं ये कानून उनको कानूनी राह से वो ज़मीन उनको हवाले करना चाहता है। और भी इसमें जो खामियां हैं, इसलिए हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस बिल को वो वापस ले। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू के लीडर हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करें। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी। और इसीलिए इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी किया गया दिल्ली में भी, पटना में भी, और अपनी बात आवाम के सामने रखी गई जाके हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचे। और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं जिनको जो कि बहरहाल कहीं ना कहीं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम ये समझते हैं वो ये समझेंगे कि मुसलमानों के क्या मुतालबात हैं, मुसलमानों की दिल की आरज़ू और तमन्ना किया है, और उसका पास और लिहाज रखते हुए हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। इंडिया शिया फैसला बोर्ड पूरी तरीके से इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहा है क्योंकि वक्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है। और जिस तरीके से ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे मुल्क का घूम घूम के सर्वे किया और उसके बाद में ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने जो उनको बाकायदा जिस तरीके से अपने सामने जो उनको पेश किया तो उसको पूरी तरीके से उन्हें नज़रअंदाज किया है।
तो बहुत सारे लोग आजकल ये कहते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है, चाहे कोई त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, हर बार यही बात हो रही है। और अब ईद के बिल्कुल अगले ही दिन ये नया बिल संसद में पेश किया जा रहा है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है नए भारत का, और इसमें नए भारत की जो राजनीति है वो रीडिफाइन होगी, नई परिभाषाएं अब लिखी जाएंगी, और इससे ये पता चलेगा कि क्या किसी एक ख़ास धर्म के किसी धार्मिक संगठन में या किसी धार्मिक परिषद में अगर सरकार उसमें कुछ नए बदलाव करती है तो क्या इसे उस धर्म के खिलाफ मान लिया जाएगा, और क्या उस धर्म के जो लोग हैं वो इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, और सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा अब हमारे देश में क्या होगी। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की चिंता कब से करने लगी और वो वक्फ कानून में सुधार लाने के लिए इतनी शिद्दत से काम क्यों कर रही है। तो लोगों को यहां यह समझना होगा कि सरकार का काम होता है देश के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाना। उदाहरण के लिए टैक्स व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार जीएसटी लेकर आई, अंग्रेजों के जमाने के कानून हटाने के लिए सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई, और ये सूची बहुत लंबी है। सरकार को व्यवस्था में, पुराने कानूनों में और समाज में जहां भी खामियां और चुनौतियां दिखती हैं वहां सुधार के लिए सरकार कानून लाती है, और यही सरकार का काम भी है। समय धीरे धीरे बदल रहा है, युग बदल रहे हैं, आपके अपने जीवन में, आपके अपने लाइफस्टाइल में न जाने कितने बदलाव आ चुके हैं। आज से 10 साल पहले आप जिस तरह का जीवन जीते थे आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, आपके सोचने समझने के तरीके में बदलाव आ चुका है, नौकरियां बदल चुकी हैं, आने जाने के साधन बदल चुके हैं। तो क्या फिर कानून नहीं बदलने चाहिए? क्या संविधान में और हमारे कानून में उसी हिसाब से बदलाव नहीं आने चाहिए? अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी, पुराने कानूनों को बदलेगी नहीं, तो फिर हमारे देश में सुधार कौन लाएगा? तो हम पुराने ज़माने में ही जीते चले जाएंगे कि आज से जो कानून 50 साल पहले बन गए हम आज भी उन्हीं कानूनों को पालन करते रहेंगे उनका। तो फिर हम बदलेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, तब भी बिल्कुल यही कहा गया था कि सरकार मुसलमानों का दमन कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लेकर आई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून से 3 तलाक के मामलों में 96% की कमी आई है, और मुस्लिम महिलाओं को इससे होने वाले अत्याचार से मुक्ति मिली है, और वक्फ बिल में सुधार भी इसी मंशा से किए जा रहे हैं। आप याद कर लीजिए 3 तलाक को लेकर भी बिल्कुल यही बातें आ रही थी। आज इतने वर्षों के बाद जरा देखिए कि 3 तलाक समाप्त करने का फायदा हुआ है या नुकसान। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया बयान दिखाएंगे, और ये जो बयान है ये भी, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग करने वाले मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए, जहां 66 करोड़ हिंदू आए लेकिन किसी भी हिंदू ने कोई उपद्रव और हंगामा नहीं किया, और जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए या कोई और जुलूस निकालने के लिए ये सुविधाएं मांगना चाहते हैं कि हमें भी ये सुविधा मिले कि हम सड़कों पर ये सब कर पाएं, उन्हें पहले ये भी देखना होगा कि उन सड़कों का इस्तेमाल कैसे करना है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। आज 1 अप्रैल है, और आज के दिन अप्रैल फूल भी बनाया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन हम आपको आज से लागू हुए कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें आप अप्रैल फूल समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, यानी नया फाइनेंशियल ईयर, और इसी के साथ न्यू टैक्स स्लैब भी
लागू हो गया है। इसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर अब आज से कोई टैक्स नहीं लगेगा और नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 रुपए की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब में 16 लाख रुपए की सालाना आमदनी पर हर साल 50,000 रुपए का फायदा होगा, 20 लाख रुपए की आमदनी पर 90,000 रुपए और 24 लाख रुपए या उससे ज्यादा की सालाना आमदनी पर 1,10,000 रुपए का फायदा होगा। अनुमान है कि देश में जो 2,81,00,000 लोग सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग आज से टैक्स पेयर नहीं रहेंगे और अब से देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 2,81,00,000 से घटकर सिर्फ 1,81,00,000 रह जाएगी, जो कुल आबादी का सिर्फ 1.2% हिस्सा है। तो सोचिए, 1.2% हिस्सा इस पूरी जनसंख्या का ऐसा है जो टैक्स दे रहा है। आज से ही बैंकों में भी 3 बड़े नियम बदल दिए गए हैं। पहला, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो अब आप पर बैंक की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों में यह बदलाव कुछ ऐसे बैंकों ने किया है जिनमें पहले जुर्माना नहीं लगाया जाता था। दूसरा बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शंस को लेकर है। अन्य बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो जाएगा और अब 3 बार की फ्री लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालने पर 25 रुपए आपको और देना पड़ेगा। तीसरा बदलाव यूपीआई से के बारे में है। ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें रजिस्टर्ड मोबाइल फोन अब बंद है, उनसे अब यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगी। यानी अब आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और यूपीआई को एक साथ लिंक करना होगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। आज से ट्रैफिक नियमों में भी जरूरी बदलाव लागू हो जाएंगे। अगर आपने कार या बाइक का चालान 3 महीने से ज्यादा समय तक नहीं भरा तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए अब से निलंबित होने लगेंगे। देश में होने वाले कुल चालानों में से केवल 40% ऑनलाइन चालान की वसूली हो पाती है और इस मामले में दिल्ली बहुत पीछे है। दिल्ली में केवल 14% ऑनलाइन चालान की वसूली होती है, जबकि यूपी में 27%, हरियाणा में 71% और महाराष्ट्र में 62% ऑनलाइन चालान की ही पेमेंट हो रही है। इसी वजह से सरकार ने जुर्माना न भरने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला किया है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बचें। हमारे देश में जब तक नियम तोड़ने वाले अपनी जेब से जुर्माना नहीं भरते, तब तक वो ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से लेते ही नहीं और सरकार भी यही मान रही है, जब लोगों में चालान होने और चालान की वसूली का डर होगा तभी वो कानूनों का पालन करेंगे। चीन में एयर टैक्सी की शुरुआत हो गई है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पैसेंजर ड्रोन की हैं, जिसे आप फ्लाइंग टैक्सी भी कह सकते हैं। चीन में अब फ्लाइंग टैक्सी एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि चीन की सरकार ने वहां की 2 प्राइवेट कंपनियों को फ्लाइंग टैक्सी ऑपरेट करने का लाइसेंस दे दिया है, जिसके बाद चीन में फ्लाइंग टैक्सी की कमर्शियल उड़ानें अब शुरू हो जाएंगी। सरकार से लाइसेंस मिलने का अर्थ ये है कि ये फ्लाइंग टैक्सी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सभी ज़रूरी मानकों पर बिल्कुल सही बैठती हैं। कमर्शियल उड़ान के लिए तैयार होने से पहले फ्लाइंग टैक्सी की 60,000 से ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट्स की गई और अब ये टैक्सी चीन के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये फ्लाइंग टैक्सी इलेक्ट्रिक टैक्सी है और इनमें कोई पायलट नहीं होगा और ये 2 सीटर टैक्सी है, इसमें 2 लोग बैठ पाएंगे। इसका इस्तेमाल हवाई पर्यटन, एयरपोर्ट के लिए शटल, क्रॉस आइलैंड परिवहन के तौर पर किया जाएगा और ऐसे इलाके जिन्हें पार करने के लिए अभी रास्ता नहीं है, जहां आप सड़क से जा नहीं सकते, वहां पर ये टैक्सियां आपको ले जाएंगी। नदी, जंगल या बहुत ऐसे इलाके, दुर्गम इलाके जो हैं, वहां पर इनका प्रयोग अब किया जाएगा। पर्यटन वाले शहरों में इनका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। जो तस्वीरें आप ड्रोन कैमरे के जरिए देखते हैं वो इस टैक्सी की मदद से अब आप अपनी आंखों से खुद ले सकेंगे और ये पर्यटकों को हवाई भ्रमण करा सकती हैं और शहर के पर्यटन स्थल भी मिनटों में आपको दिखा देंगी। अपने शहर के ऊपर से फ्लाइंग टैक्सी में उड़ना एक यादगार अनुभव हो सकता है और कल्पना कीजिए कि आप
मान लीजिए अपने शहर के ऊपर से उड़ रहे हैं, आप इंडिया गेट देख रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, लाल किला ऊपर से देख रहे हैं, या आप ताजमहल के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, तो आपको वो नज़ारा कैसा लगेगा ज़रा कल्पना कीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां लोग ट्रैफिक जैम से परेशान हैं, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो इन ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए हो सकता है भारत जैसे देश में। अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है और आपको तुरंत एयरपोर्ट पहुंचना है, एयरपोर्ट से लैंड करते ही आपको शहर आना है, आपको किसी मीटिंग में जाना है, जैसे उदाहरण के लिए मुंबई ट्रैफिक जैम्स के लिए मशहूर है, उसी प्रकार से अगर दिल्ली में अगर आप गुरुग्राम से दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, तो आप ट्रैफिक जैम से ही परेशान हो जाएंगे और हो सकता है कि 3-4 घंटे से पहले आप अपनी मीटिंग में पहुंच भी ना सकें। तो ऐसी स्थितियों में ये एयर टैक्सी बहुत काम की हो सकती है। कहते हैं कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। और अब हम इसी सुकून वाली नींद का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन सकता है जहां लोग प्रतिदिन 7 घंटे से भी कम सो रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं। दक्षिण कोरिया में लोग प्रतिदिन औसतन 6 घंटे 41 मिनट, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, भारत में 7 घंटे और 1 मिनट, अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट और फ्रांस में वहां के लोग प्रतिदिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट सोते हैं। भारत में लोगों का स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से अब खराब हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। नॉर्वे में 18 से 28 वर्ष के 45,000 युवाओं पर हुई एक नई स्टडी के मुताबिक जो लोग सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उनमें अनिद्रा का खतरा यानी नींद ना आने का खतरा 60% बढ़ जाता है और ऐसे लोगों की नींद प्रतिदिन औसतन 24 मिनट कम हो जाती है। एक ज़माने में हमारे देश के बच्चे अपनी दादा दादी से कहानियां सुनकर सो जाया करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चे और युवा इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हुए सोते हैं। और पहले जब लोग सोते थे तो उनके शरीर को आराम मिलता था, मन को आराम मिलता था, लेकिन अब जब लोग सोते हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन को उनके शरीर से कहीं ज़्यादा आराम मिलता है। एक सर्वे में भारत के 57% लोगों ने माना कि वो अब रात को 11 बजे से पहले नहीं सोते, जबकि 88% लोगों ने कहा कि वो सोने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी देर तक अपने फ़ोन पर रील्स या वीडियोज़ देखते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन की ब्लू लाइट इंसान के शरीर की आंतरिक घड़ी को प्रभावित करती है, जिससे इसी के कारण लोगों को पर्याप्त नींद हमारे देश में नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फ़ोन न सिर्फ लोगों की नींद उड़ा रहा है बल्कि इससे आपका मोटापा भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं खाता पीता कुछ नहीं हूँ, सब अच्छा चल रहा है, फिर वज़न कैसे बढ़ रहा है। लंदन के किंग्स कॉलेज में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें शरीर में कुछ हार्मोन्स के स्तर में असामान्य वृद्धि और गिरावट होने की वजह से ऐसे लोग सामान्य लोगों की तुलना में 400 किलो कैलोरीज तक हर दिन ज़्यादा खाना खाते हैं और इससे वो मोटे होते हैं और मोटापे से फिर बीमार होते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो अच्छी नींद को खरीद सकते हैं और इसी वजह से आज दुनिया भर में स्लीप इंडस्ट्री 40 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, जबकि भारत की स्लीप इंडस्ट्री अकेले 40,000 करोड़ रुपए की है। भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की गोलियां खा रहे हैं, मेलेटोनिन की गोलियां खा रहे हैं, जिससे नींद आने में मदद मिलती है और अब नींद को असल में एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। एक ज़माना था जब शरीर इतना थक जाता था कि लोगों को लेटते ही नींद आ जाती थी, लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे रात में, लेकिन अब हज़ारों लाखों रुपए के गद्दों पर भी लोगों को सुकून की नींद नहीं आती और इसके 2 कारण हैं। पहला, अब लोग ज़्यादा तनाव और चिंता में रहते हैं और इसे कम करने के लिए देर रात तक मोबाइल फ़ोन पर घंटों रील्स और वीडियोस देखते रहते हैं। माता पिता और परिवार की जिम्मेदारियां, पैसों की तंगी, नौकरी का तनाव, रिश्तों में घुटन अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया के वीडियोज़ में ही अब अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं और इससे ही लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। आज भी ज़्यादातर स्टडी ये कहती हैं कि जिन परिवारों में खुशी और प्रसन्नता होती है उन परिवारों में लोग मोबाइल फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा, आजकल लोगों के व्यवहार में बेईमानी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें चाहकर भी सुकून की नींद आ नहीं सकती। कहते हैं सुकून की नींद आना आसान नहीं है, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से काम करना पड़ता है, दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी से काम नहीं किया है, दिन भर षड्यंत्र किए हैं, दिन भर लोगों के पैसे लूट खसोट किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, लोगों से झूठ बोला है, बेईमानी की है, तो फिर रात में उसे नींद आखिर आएगी कैसे? ऐसे व्यक्तियों को उनका अपराध बोध सुकून से सोने नहीं देता, और जिस व्यक्ति के जीवन में सुकून नहीं, उसके जीवन में सब कुछ हो सकता है लेकिन अच्छी नींद नहीं आ सकती। तो आखिर में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि नींद ना आने के दो तरीके हैं, दो कारण हैं। पहला, आपके जीवन में टेक्नोलॉजी का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा, आपके जीवन में मानसिक डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, यानी आपका दिमाग शांत नहीं है। दिमाग अगर आपका शांत नहीं है तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती। टेक्नोलॉजी को अगर आप अपने से दूर रख भी लें तो दिमाग को शांत रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और उसके लिए आपका अच्छा लाइफस्टाइल और मन का स्वच्छ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब लोग कर क्या रहे हैं? वो ना तो टेक्नोलॉजी को छोड़ना चाहते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन को छोड़ना नहीं चाहते, और ना ही अपने मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोना चाहते हैं। इसीलिए अब वो पैसा देकर नींद खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से ये वैसे ही है जैसे आज के ज़माने में लोग ना तो वर्कआउट करना चाहते हैं, व्यायाम नहीं करना चाहते, और ना ही अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर भी वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और इसके लिए फिर बाज़ार से ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, गोलियां खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, या फिर व्यायाम करवाने वालों को खरीदते हैं जो उनका वज़न कम कर सके। नींद का भी बिल्कुल वही हाल है। तो आज के ज़माने में आपकी दो चुनौतियां हैं, एक नींद कम हो रही है और वज़न बढ़ रहा है। और प्यार तो बेरोज़गारी में होता है, कामयाबी देखकर तो रिश्ते तय होते हैं।